हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 7 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स की ये जो हमारी सीरीज है, इसमें हम नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले, इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ अर्थात बैंकिंग से संबंधित जो समाचार होते हैं, साथ ही स्पोर्ट्स न्यूज़ और कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। इसके साथ ही हम कुछ स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हमारा सबसे पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले। इसमें आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है चाचा चौधरी बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर फॉर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो चाचा चौधरी जो कि एक कॉमिक कैरेक्टर है, उसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में चाचा चौधरी के ब्रांड एम्बेसडर बनने से संबंधित जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज नमामि गंगे प्रोजेक्ट? नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है वो क्या है? तो ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन प्रोग्राम है और साथ ही एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इट इज अ इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन प्रोग्राम, अर्थात ये एक एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम है और साथ ही ये भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसे लॉन्च किया गया था सन 2014 में। ये आपको ध्यान रखना है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी सन 2014 में। इसकी शुरुआत की गई थी टू अकम्प्लिश अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा। इसकी शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करने के लिए की गई थी। अगर हम नमामि गंगे मिशन के कुछ प्रमुख स्तंभ देखें, मेन पिलर्स देखें, तो वो है सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर सरफेस क्लीनिंग अर्थात नदी की सतह की सफाई, अफॉरेस्टेशन अर्थात वनीकरण, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस मॉनिटरिंग अर्थात औद्योगिक प्रयास की निगरानी। इसके अलावा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता, पब्लिक अवेयरनेस अर्थात जन जागरूकता और गंगा ग्राम, ये इस प्रोजेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ है। अर्थात नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है वो गंगा नदी के संबंध में कंजर्वेशन अर्थात संरक्षण और उसे प्रदूषण रहित बनाने से संबंधित है। अब यहाँ पर हमने देखा कि चाचा चौधरी जो कि एक कॉमिक कैरेक्टर है, इन्हें नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये है डायमंड टून्स और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अर्थात जल शक्ति मंत्रालय, इन दोनों के जॉइंट इनिशिएटिव अर्थात संयुक्त पहल है। चाचा चौधरी जो कि एक आइकॉनिक इंडियन सुपर हीरो है, जिनके लिए ये बोला जाता है द मैन हुज ब्रेन वर्क फास्टर देन अ कंप्यूटर, अर्थात वह व्यक्ति जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। यह आपने चाचा चौधरी से रिलेटेड कोई कॉमिक बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा। ये आगे आए हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के साथ में हाथ मिलाने के लिए। ही हैज कम फॉरवर्ड टू जॉइंट हैंड विद नमामि गंगा प्रोग्राम। डायमंड टून्स जो कि इस तरीके की जो कॉमिक बुक्स होती है उनका पब्लिशर है, वो कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे और पब्लिश करेंगे इस टॉकिंग कॉमिक को। डायमंड टून जो हैं वो चाचा चौधरी के साथ में गंगा नदी के जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गंगा कायाकल्प के रूप में जनता के बीच में सर्वोत्तम जो उपलब्ध ज्ञान है उसको तैनात करने के लिए एक नई टॉकिंग कॉमिक लेकर आएंगे। इसके साथ ही ये जो टॉकिंग कॉमिक होगी इसकी पहुंच कई अलग अलग हिस्से तक हो, इसके लिए इसे कई अलग अलग लैंग्वेजेस में लाया जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम चाचा चौधरी कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इस कैरेक्टर ने पहले भी जो स्वच्छ भारत मिशन है उस तरीके के जो कार्यक्रम है उनमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही इन्फ्यूजिंग न्यू एनर्जी और वर्किंग एफिशिएंसी जो है इस कार्यक्रम से संबंधित, उसमें चाचा चौधरी कैरेक्टर ने अपना पहले भी काफी अच्छा योगदान दिया है और अब इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा नमामि गंगे प्रोग्राम का, जिससे कि गंगा नदी की स्वच्छता के संबंध में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जा सके और खासकर बच्चों में इसके बारे में अवेयरनेस अर्थात जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल अफेयर्स में द लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर फॉर एलिफेंट्स इन दी वर्ल्ड। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा केयर एंड क्योर सेंटर बन रहा है एलिफेंट्स अर्थात हाथियों के लिए। तो वो किस स्थान पर है? एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है कुत्तूर जो कि तिरुवनंतपुरम में है। वहां पर दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र बनने की तैयारी हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर
कुत्तूर जो कि एक एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इसके बारे में बात करें तो कुत्तूर तिरुवनंतपुरम में भारत का सबसे पहला एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है, अर्थात हाथी पुनर्वास केंद्र है ये भारत का पहला। और ये अब दुनिया का सबसे बड़ा केयर एंड क्योर सेंटर अर्थात हाथियों के लिए ये सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र बनने के लिए तैयार है। तो आपको ध्यान रखना है ये है केरल में। ये जो प्रोजेक्ट है इसे इम्प्लीमेंट करने की जो कुल कॉस्ट है, जो कुल लागत है, वो है लगभग 108 करोड़ और इसकी फंडिंग की जा रही है केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के द्वारा, KIIFB के द्वारा। इसके साथ ही ये जो सेंटर बनेगा इसमें 50 हाथियों को अकोमोडेट करने की, 50 हाथियों के रहने की सुविधा होगी। साथ ही यहाँ पर 16 हाथी पहले से ही मौजूद है, तो 16 हाथियों के साथ में 50 हाथियों के रहने की इस सेंटर में सुविधा होगी। ये जो सेंटर बनाया जाएगा, केयर एंड क्योर सेंटर जो बनाया जाएगा हाथियों के लिए, ये इस प्रकार का क्षेत्र होगा जहाँ पर हाथियों को प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र प्रदान हो, मतलब उन्हें इस प्रकार का इकोसिस्टम प्रदान होगा जो कि फॉरेस्ट जैसा होगा, जो कि वन जैसा होगा। इसके साथ ही ये जो परियोजना है इसमें नायर डैम में जो जलाशय है और जो चेक डैम है उनका भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही जो हाथी बछड़े होते हैं अर्थात जो एलिफेंट काव्स होते हैं उनके लिए भी स्पेशल फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। और इस प्रकार की जो योजना है इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद में कुत्तूर इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ मेजर साइट फॉर टूरिज्म। इस प्रकार की परियोजना के पूरा होने के बाद में कुत्तूर जो है वो पर्यटकों के लिए एक प्रमुख स्थान बनने की उम्मीद है। तो आपको ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र हाथियों के लिए जो बन रहा है वो है केरल तिरुवनंतपुरम में कुत्तूर। इसके बाद में हम केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे क्योंकि यही वो बॉडी है जो कि इस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। तो केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड अर्थात KIIFB के चेयरपर्सन है पिनारई विजयन। पिनारई विजयन जो है वो केरल के मुख्यमंत्री हैं, अर्थात इस बॉडी के चेयरपर्सन होते हैं स्टेट के CM और अभी स्टेट के CM है पिनारई विजयन जो कि इस बॉडी के चेयरपर्सन है। इस बॉडी की स्थापना की गई थी 1999 में। द बॉडी वॉज फाउंडेड इन 1999। इसके CEO हैं KM इब्राहिम और इसके साथ ही इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक। तो ये एक एक्सरसाइज है बुल स्ट्राइक, ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का मतलब होता है कि ये इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों के बीच की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को भारत की अंडमान निकोबार कमांड जो है उनके द्वारा कंडक्ट किया गया है। तो जो भारतीय सशस्त्र बल है उनने एक संयुक्त त्रिसेना अभ्यास अर्थात ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक कंडक्ट की है। ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है टेरेसा आइलैंड में। टेरेसा आइलैंड कहाँ पर स्थित है? टेरेसा आइलैंड जो कि भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें एक आइलैंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है टेरेसा आइलैंड और ये जो टेरेसा आइलैंड है ये निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक कंडक्ट की गई है। ये जो एक्सरसाइज हुई है ये भारतीय सेना के पैराशूट ब्रिगेड, मरीन कमांडो जिन्हें मार्कोस भी बोला जाता है और स्पेशल फोर्सेस के बीच में कंडक्ट की गई है। और वहीं पे ये जो टेरेसा आइलैंड है ये स्ट्रेटेजिक रूप से अर्थात रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण आइलैंड में से एक है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेरेसा आइलैंड में कंडक्ट हुई है जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का अर्थात मलक्का जल मरुमंडल जो है उसके काफी ही नजदीक स्थित है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो भी एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है अर्थात सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप देख सकते हैं, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये स्थित है मलय पेनिनसुला और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उसके बीच में। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किस स्थान पर स्थित है। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें पॉइंट आउट हो रही है। मास्क ले जाओ, तो मास्क है अभी कोविड-19 जो पैंडेमिक चल रहा है उससे रिलेटेड, और प्लास्टिक लाओ जो है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो इन दो जो
प्रॉब्लम्स हैं उनको मिलाकर एक इनिशिएटिव बनाया गया है देहरादून म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। उत्तराखंड का जो देहरादून म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत हुई है ताकि जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसको बढ़ने से रोका जा सके और साथ ही जो प्लास्टिक वेस्ट है उससे निजात पाई जा सके। और इस इनिशिएटिव के तहत प्लास्टिक कचरे के बदले 5000 फेस मास्क वितरित किए गए हैं। आपको ध्यान रखना है इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है देहरादून म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देहरादून जो है वो उत्तराखंड की कैपिटल है। अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो उत्तराखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड जो है उसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया है। और उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कई धार्मिक स्थल भी मौजूद है। तो यहाँ पर हमने उत्तराखंड के बारे में चर्चा करी। वहीं पे ये जो प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी म्युनिसिपल कमिश्नर जो है देहरादून के विनय शंकर पांडे उनके द्वारा। विनय शंकर पांडे जो है वो पहले व्यक्ति बने जिनने अपने घर से प्लास्टिक वेस्ट लाकर मास्क लिया और इस प्रकार से उन्होंने जागरूकता फैलाई लोगों के बीच में ताकि प्लास्टिक वेस्ट से बचा जा सके और मास्क का जो महत्व है उसके बारे में बताया जा सके। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज इन न्यूज। समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। तो इस सेक्शन में आज हम चर्चा करेंगे सीवी रमन के बारे में। तो सीवी रमन के बारे में आपको पता होगा कि ये भारतीय वैज्ञानिक थे और आज सीवी रमन की 132वीं जयंती है। टुडे इज द 132nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर सीवी रमन। यहाँ पर अगर हम सीवी रमन के बारे में चर्चा करें तो सीवी रमन जो है वो फिजिसिस्ट थे अर्थात भौतिक विज्ञानी थे। इसके साथ ही ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था सन 1930 में। क्यों मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन पर इनके द्वारा जो काम किया गया था, फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसके संबंध में इन्होंने एक प्रभाव को खोजा था जिसका नाम बाद में इन्हीं के नाम पर रमन प्रभाव रखा गया, द डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट नेम्ड आफ्टर हिम। साथ ही इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है और इसके साथ ही इनके लिए ये बोला जाता है कि ये विज्ञान और विशेष रूप से जो भौतिकी का क्षेत्र है उसमें भारत की वृद्धि में सहायक थे। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इंडियाज ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड फिजिक्स इन पर्टिकुलर। तो यहाँ पर आपने देखा कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सीवी रमन को 1930 में। इसके साथ ही सीवी रमन वो पहले भारतीय थे जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इन्हें जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर इनके द्वारा काम किया गया था उसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो कार्य इनके द्वारा सामने लाया गया था ये लाया गया था 28 फरवरी को। और ये जो 28 फरवरी का दिन है, दिस commemorate the discovery of scattering of light by डॉक्टर सीवी रमन। और इस दिन को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे के रूप में अर्थात राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। इसके साथ ही सीवी रमन ने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस इन बैंगलोर की स्थापना की थी 1934 में एंड ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एकेडमी। तो आज जब सीवी रमन की 132nd बर्थ एनिवर्सरी है तो इस समय फिल्म डिवीजन के द्वारा इनको ट्राइब्यूट देने के लिए, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इनकी जो बायोपिक है उसे स्ट्रीम किया जाएगा, उसे चलाया जाएगा। ये जो बायोपिक है सीवी रमन ये 18 मिनट की इंग्लिश में है जो कि फिल्म डिवीजन की वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल पर चलाई जाएगी। ये बायोपिक है एक डॉक्यूमेंट्री ऑन प्रोफेसर रमन। It throws light into his life and work, including the groundbreaking work he did in the field of light scattering। और इनके द्वारा ये जो लाइट स्केटरिंग अर्थात प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में काम किया गया था और जिस इफेक्ट की खोज की गई थी उसे बाद में रमन
इफेक्ट के नाम से अर्थात रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये जो बायोपिक है इसे स्ट्रीम किया जाएगा फिल्म डिवीजन की जो वेबसाइट है उस पर और साथ ही इनके यूट्यूब चैनल पर 24 घंटे के लिए 7 नवंबर 2020 को। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार। इसमें हमारा आज का टॉपिक है IFFCO बाजार पार्टनर्स विद SBI योनो कृषि ऐप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि IFFCO बाजार क्या है और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से SBI योनो कृषि ऐप के साथ में पार्टनरशिप की है। तो इफ्को बाजार जो है ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रीकल्चर बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड अर्थात कृषि आधारित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये जो इफ्को बाजार है इसे प्रमोट किया जा रहा है इफ्को के द्वारा। इफ्को क्या है? ये भारत के सबसे बड़े उर्वरक निर्माता है। इफ्को इज बिगेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया और इनके द्वारा इफ्को बाजार जो कि एक ई कॉमर्स पोर्टल है एग्रीकल्चर बेस्ड उसे प्रमोट किया जा रहा है। ये जो पोर्टल है ये 12 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और साथ ही ये पूरे भारत में फ्री होम डिलीवरी का प्रॉमिस करता है। इट प्रॉमिसेस फ्री होम डिलीवरी पैन इंडिया। इसके साथ ही ये जो इफ्को बाजार है इसके पूरे भारत में 1200 से ज्यादा स्टोर्स हैं। ये जो इफ्को बाजार है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड स्पेशलिटी फर्टिलाइजर अर्थात विशेष उर्वरक, ऑर्गेनिक एग्री इनपुट अर्थात जैविक कृषि इनपुट, सीड्स अर्थात बीज, एग्रोकेमिकल अर्थात कृषि से संबंधित जो रसायन होते हैं, एग्री मशीनरी अर्थात कृषि से संबंधित जो मशीनरी होती है और इसी तरीके के जो दूसरे उत्पाद हैं वो इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। अब इन्होंने पार्टनरशिप की है SBI योनो कृषि ऐप के साथ में। तो आपको पता है SBI योनो कृषि ऐप जो है वो एक प्रकार से पेमेंट ऐप है और अब जब इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो रही है द ifco.in the e-commerce arm of IFFCO has announced its integration with the SBI योनो कृषि which is the dedicated portal catering to farmers need अर्थात ये किसानों की जो जरूरत है उसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा, एक समर्पित पोर्टल होगा। इस प्रकार की जो पार्टनरशिप है, इस प्रकार का जो इंटीग्रेशन है उससे क्या होगा कि भारत में जो करोड़ों किसान हैं उनको विभिन्न प्रकार के जो कृषि उत्पाद हैं वो सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर मेड एक्सेसिबल टू लैक्स ऑफ इंडियन फार्मर्स। इस तरीके से इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप से क्या होगा कि SBI योनो से हैसल फ्री पेमेंट पोर्टल मिलेगा अर्थात किसी भी प्रकार की कठिनाई से रहित एक पेमेंट पोर्टल मिलेगा SBI योनो से और इसके साथ ही इफ्को जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहां से एग्रीकल्चर रिलेटेड जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है वो प्राप्त होंगे और इन दोनों के मिलने से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसे किसानों के द्वारा आसानी से और अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही इस प्रकार का जो कोलैबोरेशन होगा उससे इफ्को बाजार जो है उसकी रीच होगी करीब 3 करोड़ रजिस्टर्ड कस्टमर के साथ में जो कि SBI योनो के साथ में रजिस्टर्ड है और SBI योनो के जो कस्टमर्स हैं वो ग्राहक हैं उनमें काफी ज्यादा किसान हैं, तो इससे इफ्को बाजार को भी फायदा होगा। तो यहाँ पर हमने इफ्को बाजार और SBI योनो की पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करी और ये देखा कि इससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद जो है वो प्राप्त हो सकेंगे और वो कठिनाई रहित पेमेंट कर सकेंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप जो है उसका उपयोग अभी तक आप एक मैसेजिंग ऐप के रूप में करते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको UPI पेमेंट की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है अर्थात भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है उनके द्वारा फेसबुक ओन्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन जो है व्हाट्सएप अर्थात फेसबुक के स्वामित्व वाली जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है व्हाट्सएप उसे UPI पेमेंट के लिए लाइव जाने की अनुमति दे दी है। तो अब इस प्रकार से UPI पेमेंट जो है वो व्हाट्सएप पर एक नया फीचर होगा और इसे बोला जाएगा व्हाट्सएप पे। इस व्हाट्सएप पे के लिए व्हाट्सएप ने पार्टनरशिप की है 5 बैंक के साथ में। वो 5 बैंक कौन कौन से हैं? ICICI बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ ही ये जो 5 बैंक है इनके अलावा जियो पेमेंट बैंक के साथ में भी पार्टनरशिप की गई है व्हाट्सएप के द्वारा। तो इस तरीके से
जो पार्टनरशिप हो रही है और व्हाट्सएप पे आएगा, उसके बाद में व्हाट्सएप के जरिए यूपीआई का उपयोग करके पैसे भेज सकते हैं। यू कैन सेंड द मनी ऑन व्हाट्सएप टू एनी अदर यूजर यूजिंग द यूपीआई सपोर्टेड एप्लीकेशन। ये जो साझेदारी है, ये जो पार्टनरशिप है, इसके तहत पैसा बैंक खाते में रखा जाएगा। द मनी विल बी हेल्ड इन बैंक अकाउंट। ये जो मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप, ये केवल एक प्लेटफॉर्म होगा जो कि पैसे को ट्रांसफर करने में मदद करेगा। इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प ट्रांसफर द मनी टू अदर पर्सन। द पेमेंट फीचर इज बीइंग पावर्ड बाय यूपीआई। ये जो भुगतान सुविधा है, इसे यूपीआई के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत में हैं, तो गूगल पे, फोन पे, ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म है जो यूपीआई का उपयोग करके मनी ट्रांसफर करते हैं। अब इसी तरीके से व्हाट्सएप पे जो है वो भी आएगा, लेकिन कुछ गाइडलाइंस में चेंज किया गया है। और ये जो परिवर्तन है, ये व्हाट्सएप या फिर उनके जो प्रतिद्वंदी है जैसे गूगल पे या फिर वॉलमार्ट का फोन पे ऐप जो है, ध्यान रखना है आपको, फोन पे ऐप जो है वो वॉलमार्ट का है। इस प्रकार के जो थर्ड पार्टीज है उनके लिए एक सीमा रखता है। और अब ये सीमा क्या है कि जितने भी यूपीआई लेन देन होते हैं, उन लेन देनों में से केवल 30% लेन देन ही इन एक ऐप के द्वारा किए जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए कुल 100 लेन देन हमारे देश में यूपीआई के द्वारा होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे ही लेन देन जो है वो गूगल पे के द्वारा होंगे, फोन पे के द्वारा होंगे या फिर व्हाट्सएप पे के द्वारा होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चेंज किया गया है कि इस तरीके के जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, इनके द्वारा केवल 30% जो यूपीआई के ओवरऑल ट्रांजैक्शन है उस वॉल्यूम का यूज किया जा सकेगा। अगर हम भारत में यूपीआई पेमेंट के बारे में बात करें, तो अभी के समय में भारत में यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड कुल 400 मिलियन कस्टमर हैं। वर्तमान में यूपीआई के पास में 400 मिलियन ग्राहक है। अगर 2017 की बात करें तो उस समय यूपीआई जो है वो भारत में सभी डिजिटल लेन देन का 9% था। जितने भी डिजिटल लेन देन होते थे उसमें से केवल 9% यूपीआई के जरिए होते थे पहले। लेकिन बाद में अगर हम फरवरी 2020 के आसपास की बात करें तो तब से यूपीआई का जो हिस्सा है वो 50% को पार कर गया है। कुल डिजिटल पेमेंट जो होते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो होते हैं, उसमें से 50% यूपीआई के द्वारा होते हैं। अगर आपको ध्यान हो, हम पहले जिस प्रकार से डिजिटल ट्रांजैक्शन करते थे तो उसमें हम ओटीपी का यूज करते थे, लेकिन यूपीआई जो है उसमें किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती है, उससे डायरेक्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। और इस तरीके से जो व्हाट्सएप पे आएगा वो गूगल पे और फोन पे, जो कि अभी जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं उसका 83% शेयर जो है वो फोन पे और गूगल पे के पास में है, तो इनका जो बिजनेस है उसको अफेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फोन पे है वो है वॉलमार्ट का। आप इसे फ्लिपकार्ट से संबंधित भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी वॉलमार्ट का ही एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और जो फोन पे है वो भी वॉलमार्ट का एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जो जीपे है वो गूगल का है। इसके बाद में हम एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ है दिलीप अस्बे। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी सन 2008 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बुक्स एंड अवार्ड्स अर्थात पुस्तकें और पुरस्कार। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जेसी डैनियल अवार्ड के बारे में। हाल ही में हरिहरन को जेसी डैनियल अवार्ड मिला है। जेसी डैनियल अवार्ड जो है वो केरल का मलयालम सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार है। जेसी डैनियल अवार्ड इज केरलाज हाईएस्ट अवार्ड इन मलयालम सिनेमा। ध्यान रखना है आपको, अवार्ड जो है वो केरल से संबंधित है। और हाल ही में एक प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन को जेसी डैनियल अवार्ड के लिए चुना गया है। नोटेड फिल्म मेकर हरिहरन हैज सेलेक्टेड फॉर द जेसी डैनियल अवार्ड। इन्हें ये अवार्ड मिला है इनके मलयालम सिनेमा में लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए। ये जो अवार्ड है इसमें 5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और मूर्तिकला दी जाती है। द अवार्ड कैरीज अ पर्स ऑफ 5 लाख रुपीज, अ साइटेशन एंड अ स्कल्पचर। हरिहरन को इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए, इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए एक जूरी के द्वारा चुना गया है। ये जो जूरी है इसकी अध्यक्षता की गई थी एमटी वसुदेवन नायर के द्वारा। इसके साथ ही इस जूरी में डायरेक्टर हरिकुमार, एक्टर विदुबाला, स्टेट चलचित्र अकेडमी चेयरमैन कमल एंड
कल्चरल डिपार्टमेंट सेक्रेटरी रानी जॉर्ज जो है वो मेंबर थी। ये जो कमेटी है इसमें निर्देशक हरि कुमार, अभिनेता विदुबाला, राज्य चित्रकला अकेडमी के अध्यक्ष कमल और सांस्कृतिक विभाग की सचिव रानी जॉर्ज जो है वो सदस्य थी। हरिहरन शुरू में मद्रास में छायाकार यू राजगोपाल के साथ में कुशल थे और बाद में इनके द्वारा 7 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर्स एम कृष्णन नायर, ए बी राज और जे डी थोथन को असिस्ट किया गया था। 1972 में इनने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, गर्ल्स हॉस्टल। ही डायरेक्टेड अ फिल्म Girls Hostel in 1972. Later, he got up here with few of the evergreen films in Malayalam. इसके बाद में हमारा अगला सेक्शन है स्पोर्ट्स न्यूज। मणिपुर ज्ञानेंद्रो निंगोबन बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबन जो हैं वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। मणिपुर ज्ञानेंद्रो निंगोम was elected unopposed as the president of हॉकी इंडिया। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ज्ञानेंद्रो जो है वो अनअपोज्ड रूप से हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद में ये हॉकी इंडिया के ऐसे पहले प्रेसिडेंट बन गए हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से हैं। ज्ञानेंद्रो बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू स्प्रेड हेड हॉकी इंडिया। ये इस नेशनल फेडरेशन के हेड रहेंगे अगले 2 साल के लिए। इससे पहले ज्ञानेंद्रो निंगोबन जो है वो जुलाई 2020 से हॉकी इंडिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। ज्ञानेंद्रो पिछले 40 साल से मणिपुर में हॉकी का जो खेल है उससे जुड़े हुए हैं और जमीनी स्तर पर उसके काम से प्रभावित हैं। वो हॉकी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मणिपुर हॉकी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थे। ही ऑल्सो सर्व एज द एडिटर ऑफ मियान। मियान क्या है? एक इवनिंग डेली है मणिपुर का, वहां पर ये संपादक भी रह चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ज्ञानेंद्रो निंगोबन के बारे में, जो कि हॉकी इंडिया के पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से हैं। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। यहाँ पर हमारा जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड पॉइंट है वो खत्म होते हैं और अब हम कुछ स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल केमिकल्स, महत्वपूर्ण और उपयोगी रसायन। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। ये एक ऐसा रसायन है जो कि आमतौर पर विस्फोटक उपकरणों में यूज किया जाता है और साथ ही इसका उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट इज अ केमिकल कॉमनली यूज्ड इन एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एज वेल एज फर्टिलाइजर्स। इसके बाद में नेक्स्ट है एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जो कि दवा का जो उद्योग है उसमें कैप्सूल के जो गोले होते हैं उसे बनाने में किया जाता है, विच इज यूज टू मेक कैप्सूल शेल्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसके साथ ही ये जो पदार्थ है इसका उपयोग खाना पकाने में जेलिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। द सब्सटेंस इज ऑल्सो यूज्ड एज जेलिंग एजेंट इन कुकिंग। तो ये सब्सटेंस क्या है? ये होता है जिलेटिन। जिलेटिन का उपयोग जो हम कैप्सूल्स देखते हैं उसमें कैप्सूल्स के ऊपर का जो शेल है उसे बनाने में किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है शुगरकेन इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, गन्ना उद्योग का ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसे पेट्रोल के साथ में मिलाया जाता है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और साथ ही भारत में जो पेट्रोल के आयात का बोझ है उसे कम किया जा सके। द शुगरकेन इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड बीइंग ब्लेंडेड विद पेट्रोल to reduce pollution and also to reduce the import burden of petrol in India। तो वो है एथेनॉल। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइडली यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट इन ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसका व्यापक रूप से सफाई एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो है टेट्राक्लोरोइथिलीन। नेक्स्ट पॉइंट है द केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन बेबी डायपर्स फॉर इट्स सुपर एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी। ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसका उपयोग बेबी डायपर्स जो होते हैं उनमें किया जाता है क्योंकि इसमें काफी अच्छे शोषक गुण होते हैं? तो वो होता है सोडियम पॉलीक्रिलेट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड सोप्स बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यौगिक जो कि अपने हाइड्रोस्कोपिक गुणों के कारण क्रीम
और साबुन को नम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो होता है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल यूज्ड टू प्रोड्यूस फॉग एंड स्मॉग ऑन थिएट्रिकल स्टेजेस और स्टूडियो। जो थिएटर के स्टेजेस होते हैं और स्टूडियोज होते हैं वहां पर धुएं के लिए और कोहरे के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है ड्राई आइस या फिर ग्लाइकॉल और वाटर के मिक्सचर का। नेक्स्ट पॉइंट है द केमिकल यूज्ड एज एंटी कॉल्यूगुलेंट होता है थक्का रोधी। एंड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक, जो रक्त बैंक होते हैं वहां पर और इसके अलावा रक्त संग्रह नलियों में थक्का रोधी के रूप में जिस रसायन का उपयोग किया जाता है वो होता है सोडियम सिट्रेट। तो आपको पता है कि जो रक्त होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो थक्का जमा देता है, लेकिन जब रक्त बैंक में रक्त इकट्ठा किया जाता है तो उस समय वो जो रक्त है उसमें थक्का न जमे, इसके लिए जिस केमिकल का उपयोग किया जाता है वो होता है सोडियम साइट्रेट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है द केमिकल कॉमनली यूज्ड एज रोडेंटिसाइड। कृंतकनाशी के रूप में जिस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है वो है जिंक फॉस्फाइड। लास्ट पॉइंट है द केमिकल कॉमनली यूज्ड इन सनस्क्रीन लोशन, सिगरेट फिल्टर और सिरेमिक इंडस्ट्री। आमतौर पर सनस्क्रीन लोशन में, सिगरेट फिल्टर में और सिरेमिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है, तो वो है जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर हमारे आज के स्टैटिक फैक्ट्स खत्म होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। लेट्स बिगिन द क्विज। विच कॉमिक कैरेक्टर हैज became ब्रांड एम्बेसडर फॉर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए कौन सा कॉमिक कैरेक्टर ब्रांड एम्बेसडर बना है? चाचा चौधरी, शक्तिमान, गोजो या सुपर कमांडो ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर इज सेट टू बिकेम द लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर फॉर एलिफेंट इन दी वर्ल्ड। कौन सा हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र के रूप में बनने के लिए तैयार है? कोत्तूर केरल, सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा या पुन्नाथुर कोट केरल। नेक्स्ट है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ई चंद्रशेखरन, केटी जलील, पिनारई विजयन, के एम इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरसा द्वीप किस द्वीप समूह का एक द्वीप है? टेरसा आइलैंड इज अ आइलैंड ऑफ विच आइलैंड ग्रुप? निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड, मालदीव्स या लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर सीवी रमन वॉन नोबेल प्राइज। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? 1913 में, 1930 में, 1933 में या 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्को बाजार इज रिलेटेड टू विच फील्ड। इफ्को बाजार किस क्षेत्र से संबंधित है? मेडिकल, कृषि अर्थात एग्रीकल्चर, क्लोथिंग अर्थात कपड़े या ब्यूटी प्रोडक्ट अर्थात सौंदर्य उत्पाद से। अगला क्वेश्चन है जेसी डैनियल अवार्ड इज द हाईएस्ट सिनेमा रिलेटेड अवार्ड ऑफ विच स्टेट। जेसी डैनियल अवार्ड किस राज्य का सिनेमा संबंधी सर्वोच्च अवार्ड है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत से हॉकी इंडिया का पहला अध्यक्ष कौन है? हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया? ज्ञानेंद्रो निंगोबन, कुंजरानी देवी, पी सुशीला चानू, के चिंगलेनसाना सिंह। थैंक यू फॉर टुडेज डिस्कशन। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।